हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, एक परिचय। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। निश्चित रूप से रसायन यानी केमिकल है और केमिकल बनने में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में जब मिलते हैं तो एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो ये यौगिक की परिभाषा है, लेकिन रासायनिक समीकरण में भी यही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे एक दिखलाया गया है, दर्शाया गया है आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। यहाँ लिखने के लिए देख रहे हैं कि एक तीर का चिन्ह बनाया हुआ है, तीर के बाएं तरफ यहाँ प्लस दिया हुआ है। जो भी इसमें भाग लेते हैं इसको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक, रिएक्टेंट इन इंग्लिश, रिएक्टेंट इसको कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और इससे अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद कहते हैं या इसको प्रतिफल भी कहा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि दो तत्व जब आपस में मिलकर एक नए गुण वाले तत्व का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे तत्व को संकेत और सूत्र के रूप में लिखा गया है। यह एक फार्मूला है, H2O, यहाँ जल बना हुआ है तो वह एक फार्मूला है जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ये फार्मूला बनता कैसे है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया जो लिखा हुआ है वो समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है। तो हम समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे तत्वों के संकेत और सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे तीर चिन्ह के बाईं तरफ को अभिकारक और तीर चिन्ह के दाईं तरफ को उत्पाद, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे तत्व अभिकारक कहलाते हैं और वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियरली। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला परिवर्तन देखने को मिलता है कि गैस की उत्पत्ति हो सकती है। गैस की उत्पत्ति को सिंबल में हम लोग रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह ऊपर की तरफ दे करके निरूपित करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो हाइड्रोजन के दाहिने साइड में हम तीर ऊपर की तरफ दे देते हैं, ठीक है, कि गैस निकल रहा है। उसी तरह उसके विपरीत कह रहे हैं यहाँ अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना यह तीर चिन्ह नीचे की तरफ दिया हुआ होता है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप जो है गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है। जैसे हम लोग मिट्टी में पानी जो रहता है उसमें मिट्टी जो है नीचे की तरफ, गंदे पानी में मिट्टी जल में जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है गाद के रूप में, ग्रीट के रूप में, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जब रिएक्शन होता है तो प्रतिफल के रूप में कुछ अवशेष के रूप में नीचे पंख के रूप में बैठ जाता है। तो उस प्रकार वहाँ पे उसके दाहिने साइड में उस यौगिक या तत्व जो अवक्षेप रूप में बचता है उसके दाहिने साइड में एरो का चिन्ह नीचे की तरफ दिया हुआ रहता है, उसी को अवक्षेप बनना कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। कभी कभी नेक्स्ट है जो अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो अवस्था भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस है, और इससे मिलकर क्या बना? जल। तो अवस्था परिवर्तन हो गया। ये गैस है और जल क्या है? लिक्विड है। ये अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है। ताप में परिवर्तन भी होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तो ताप में परिवर्तन हो जाए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना, उसको अगर जल में डाला जाता है तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और वो गर्म होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया की और विशेषता होती है कि रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे रंग बदल जाता है। इसी तरह आप लोग अम्ल और क्षार में देखे होंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उसमें कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे उसमें रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। अब संतुलित और असंतुलित, तो असंतुलित को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
तो आइए हम देखते हैं कि इम्बैलेंस यहाँ पे कैसे है। देखते हैं कि तीर चिन्ह के बाएं और तीर चिन्ह के दाएं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ के कुल एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। जिधर बाएं तरफ जितने एटम है उधर दाएं तरफ उतना ही परमाणु होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जितना है उतना उधर नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए इधर 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये घेर रहे हैं इसलिए ताकि ये आपको संकेत समझ में आ जाए कि 2 हम लिख सकते हैं। तो इसको संतुलित करने का एक सिस्टम है जो आपको बताया जाएगा, लेकिन ये संतुलित अगर नहीं था तो इसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस करने का एक तरीका है कि जब भी हम बैलेंस करते हैं तो या उत्पाद हो या प्रोडक्ट हो, हम सिर्फ इसके बाएं तरफ यहाँ इसके बाएं तरफ यहाँ लिखकर जो यहाँ लिखा हुआ है बस हम वहीं पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं भी हम इसके बीच में यहाँ पे 2 लिख देना या इधर बगल में 3 लिख देना या साइड में लिख देना, ये हम नहीं कर सकते। सिर्फ बाएं तरफ ही लिखा जाता है ताकि वो उसका गुणक होता चला जाए ना। यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 परमाणु जो है यहाँ पे विद्यमान हो गए और 2 परमाणु इधर भी हो गए, 2 परमाणु उधर भी हो गए। अब हम ये बराबर हो गया तो इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण क्या है, वजह क्या है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि पदार्थ की अनस्वरता का नियम जो प्राउस्ट ने दिया था वह यह है कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए। यह पदार्थ के अनस्वरता के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो तभी द्रव्यमान इक्वल होगा जब तीर के बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या और तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर हो, तभी हम उसको संतुलित कर पाएंगे, यानी द्रव्यमान इक्वल होगा। ठीक है। तो अब हम इसको जो है बराबर कर दिए, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, ये हो गया हमारा संतुलित। अब हम एक और दूसरा समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। एक और समीकरण यहाँ पे लिखा गया है तो इसको हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहीं संतुलित कर सकते हैं, यहाँ कुछ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने चिन्ह लगाया वहीं पे हम कुछ लिख सकते हैं। तो इसको संतुलित करेंगे कैसे, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? इतना सारा चीज़ दिया हुआ, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, एल्युमिनियम 2 है, तो ये एल्युमिनियम को 2 कर देंगे क्या? तो एल्युमिनियम इधर 2 है, तो पहले किसको हम करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 4 3 जा 12 यानी चढ़ती है 12, यानी 12 ऑक्सीजन है। अगर यह ब्रैकेट में घेरा हुआ है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और सल्फर 3 है। जब ब्रैकेट करके यहाँ पे लिखा हुआ रहता है होल, तो ऐसी स्थिति में यह 12 होगा ऑक्सीजन और सल्फर होगा 3। तो सल्फर यहाँ 3 नहीं है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है। इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 करेंगे। तो हम सबसे पहले किसको करते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। छोटे से गुणज को लेकर के हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे ना, तो उसको देखेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है, बैलेंस करने की प्रक्रिया को। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ 12 है तो ऑक्सीजन को 12 करने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। तो 3 लिखने से क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा यहाँ 6 हो गया, सल्फर 3 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 12 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 लिखने से यह सब में गुना हो जाता है। तो गुना हो जाता है तो जो नीचे दिया हुआ है उसको नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो यह 3 दूना के 6, यानी हाइड्रोजन यहाँ हमारा 6 हो गया, सल्फर जो हो गया 3 हो गया और यह ऑक्सीजन जो हो गया हमारा 12 हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सल्फर यहाँ कितना है, 3 है और ऑक्सीजन कितना है हमारा 12 है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ हमारा 2 है। ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ये भी हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो गया। लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, हमारा एल्युमिनियम यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 लिख दिया। इस प्रकार हमने समीकरण को संतुलित किया और हमने कहाँ लिखा, सिर्फ बाएं तरफ, सिर्फ बाएं तरफ, सिर्फ बाएं तरफ, सिर्फ बाएं तरफ हमने लिखा और ये आपका समीकरण पूर्ण संतुलित है। संतुलन की आप जांच कर सकते हैं कि तीर के बाएं तरफ वाले परमाणुओं की संख्या गिन लेंगे, उतना ही दाएं तरफ भी उतना ही होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे छोटे गुणांक का प्रयोग करते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया को हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। यह इस प्रकार अभी जो हमें यहाँ पे दिखा है वो हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण के लाभ। रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है, मतलब ये समीकरण अगर हम ये लिख रहे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, तो इससे लाभ क्या है, क्या फायदा, हम समीकरण क्यों लिखेंगे।
तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है। अब अगर इसी को हम एक्सप्लेन करके लिखें, डिटेल में लिखें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा जगह लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये लाभ यही है कि इसमें जगह की बचत होती है, पहला। दूसरा, समय कम लगता है। और तीसरा जो है, एक अनुमान लग जाता है कि कौन कौन सा रिएक्टेंट मिल करके और कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है। ये 3 चीज़ हमको पता चल जाता है, अनुमानतः एक मात्रा का पता हमें चल जाता है। नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है? सीमाएं अर्थात ये हो गया कि रासायनिक समीकरण में हम क्या क्या दर्शा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम रासायनिक समीकरण की सीमाएं ये है कि यहाँ पे जो समीकरण लिखा हुआ है, इससे ये पता हमको नहीं चल रहा है कि मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठोस है, उसकी अवस्था का पता हमें नहीं चल रहा है। HCl लिखा हुआ है तो ये भी हमको पता नहीं चल रहा है कि वो लिक्विड है कि कोई विलियन है कि ये सॉलिड है, नहीं, ये पता नहीं चल रहा है। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। ये समीकरण लिखा हुआ है लेकिन इससे हमको ये पता नहीं चलता है, इसकी अवस्था का पता पहला नहीं चलता है। दूसरा, ऊष्मा, ये रिएक्शन जब हो रहा है तो इसमें हीट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, कितना हीट लग रहा है, इसका भी पता हमें नहीं चलता है। अगला पॉइंट आता है इसमें दाब, वायुमंडलीय प्रेशर कितना है। जब ये रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड पर जल बना रहा है, तो कितना दाब की आवश्यकता पड़ रही है, इसका भी हमें पता नहीं चलता है। इसके साथ ही साथ सांद्रता का पता नहीं चलता है। इस रिएक्शन में देखेंगे एल्युमिनियम और H2SO4 लिखा हुआ है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना सांद्र है ना, उसका pH मान कितना है, ठीक है, उसकी सांद्रता कितनी है, इसमें लिक्विडिटी कितनी है, उसका डेंसिटी कितना है, ये पता इससे रिएक्शन से पता हमको नहीं चलता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोटक होती है ना, जो विस्फोट कर सकती हैं, इसका भी इस रिएक्शन से पता हमको नहीं चलता। कहीं रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण यहाँ भी लिखा हुआ है, इससे तो पता नहीं चल रहा है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो विस्फोट होगा कि गर्म होगा कि रंग बदलेगा। ये सब ये सीमाएं हैं इसकी, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक्यूरेट मात्रा का पता नहीं चलता है। यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इससे मिल करके यहाँ जल बना हुआ है, एक्यूरेट पता हमको नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लिया गया, कै ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम जल बनेगा, इसका परफेक्ट मात्रा हमको पता नहीं चलता है। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। और सबसे लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को उपयोगी बना देना ना। तो अभी जो हम लिखे थे Mg प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो इसको उपयोगी बना देना, मतलब अभी जो हम सीमाएं जो दिखा रहे थे कि सीमाएं जो दिखाई जा रही थी कि पता नहीं चल रहा है कि यह लिक्विड है कि गैस है, ये लिक्विड है कि गैस है, ये सॉलिड है क्या है, ये पता नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको और ज़्यादा उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी क्या बना सकते हैं कि यहाँ पे S लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये सॉलिड है। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट में चाहें तो इसको L लिख सकते हैं तो लिक्विड है, हमको ये पता चलता है। AQ लिख देते हैं, एक्वा से पता चलता है सॉलिड लिक्विड हो गया। उसी तरह गैस के लिए हम G लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जो भी यहाँ पे यौगिक या तत्व दिया हुआ है उसके दाहिनी साइड में हम ब्रैकेट में जो है इसको लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक तीर चिन्ह यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इससे पता क्या चल रहा है कि गैस निकल रहा है। और शेप बनने के लिए हम चाहे तो दाहिनी साइड में ऐसा एरो का चिन्ह नीचे की तरफ दे सकते हैं, इससे पता चलता है क्या कि अवक्षेप बन रहा है। इसके अलावा मान लिया जाए कि हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा रहे हैं, तब तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें जो है हीट निकल रहा है, लेकिन यहाँ हीट नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको ऊष्मा यहाँ लिख देंगे। तो ये रासायनिक समीकरण से हमको पता ये चलेगा कि ये रासायनिक समीकरण मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो इसमें हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, तो उसमें व्यक्ति जो है सावधानी बरतेगा, नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि कुछ रिएक्शन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, यानी अपोजिट होता है ना। जैसे आपको N2 प्लस H2 और यहाँ NH3 है, तो उत्क्रमणीय भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, और फिर अमोनिया को इधर रिटर्न करेंगे तो ये इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये 3 दूना के 6 हो गया, इसको 6 करने के लिए हमने 3 लिख दिया, हो गया संतुलित। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्क्रमणीय है, यानी इसको इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा और पुनः इसको तोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हम कुछ अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें हीट की आवश्यकता होती है, जिसको गर्म करने पर वो अलग अलग होता है। जैसे एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ निकल रहा है। तो हम तीर चिन्ह के ऊपर जो है हीट का इस्तेमाल कर देते हैं। तीर चिन्ह के हीट के ऊपर इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि यह ऊष्मा ले रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करना पड़ेगा। तो आप इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि ये सारी अभिक्रियाएं जो अलग अलग टाइप से लिखे गए हैं उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। और हम इतना ही आज के लिए समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद।